चलिए नमस्कार। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है आप सबको। और अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉलिटी का। चलिए, कहता है द एपोसिस्ट एपोसिस्ट जो है, द एपोसिस्ट ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में खाली स्थान लाने का श्रेय दिया जाता है। अब एक बात आपको बता दे, ये जो द एपोस्ट ऑफ क्राइस्ट सेंट है, ये व्यक्ति पूरा इनका नाम है और इनको भारत में लाने का श्रेय ईसाई धर्म लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ये ईसा मसीह के प्रचारक माने जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो है ईसा मसीह के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग ऐसा माना जाता है 2000 वर्ष पूर्व एक डाटा माना जाता है। पर इतना आप याद रखिए कि इन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार केरल में प्रारंभ किया था। इस पॉइंट को डायरेक्ट याद रखिए कि केरल में उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, द एपोस्ट ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला जो प्रश्न है रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? देखिए, रूढ़िवादी का मतलब होता है एक विचार जो पारंपरिक, ऐसे मैं लिख देता हूं, एक विचार जो पारंपरिक, जितने भी पुराने ख्यालात चल रहे हैं उसको हमेशा मानता है, जो पारंपरिक मान्यता को और रीति रिवाजों को बढ़ावा देती है। पारंपरिक मान्यता और रीति रिवाजों को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो हम कहते हैं वादी, यानी कि लोगों को एक छवि में रखना या एक छांव में रखना, तो हम कहते हैं रूढ़िवादी। बात को याद रखिए। थोड़ा सा यहाँ पे एरर है टाइपिंग में एरर है, यहां भी और यहां भी। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करते हैं। भारत में तो ऐसे पद हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन लोकतंत्र जहां है वहां पे जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष चुनाव। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के नीतियों, ये जो तनगर्य है इसको छोड़ दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। नीतियों में लोगों के भाग लेने के और कौन से तरीके हैं? तो देखिए, हम जनता जो है चुनाव में वोट देते हैं और इसके साथ साथ हम किस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो सरकार के कार्य में रुचि लेकर के, और सरकार अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसकी हम आलोचना भी करते हैं। सरकार अगर अच्छा काम करता है तो उसमें हम रुचि लेते हैं, या अच्छा काम नहीं करता है तो हम उसमें आलोचना भी करते हैं। ये हम जनता का, लोगों का एक कर्म होना चाहिए। जिस सरकार को हमने जिता कर भेजा है, अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, हम उसमें रुचि लेंगे, और अगर अच्छा काम नहीं करता है तो हम उसमें नहीं लेंगे। टेस्ट कैसे दे? तो टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में आपको सेंटर पे आना पड़ेगा और ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म
नवीन कुमार सिंह करके एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म टेस्ट का एक अलग एप्लीकेशन है, वहां पे भी आपको टेस्ट मिल जाएगा। दोनों जब सही आंसर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पहली बात कि ये सब जितना भी इंक्वायरी है ना, आपको फोन पर करना चाहिए, स्टाफ से बात करना चाहिए, टेस्ट कैसे होता है इत्यादि को। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष रखा गया है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें वैसे लोगों का नाम होता है जिनका नाम चुनाव सूची में होता है और उसमें उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। 21 वर्ष जो उम्र है वो पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किया गया है। 25 वर्ष जो उम्र है वो विधानसभा के लिए और लोकसभा के चुनाव के लिए निर्धारित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? तो ग्राम सभा देता है। लोकसभा और राज्यसभा तो होगा भी नहीं, जो थोड़ा सा समझदार छात्र होंगे वो पकड़ लिए होंगे, है ना। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए रोहित, स्टडी फॉर यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो सुझाव दिया हम उस पर अमल कभी नहीं करेंगे, हम जो हैं वही हमेशा रहेंगे। अगला आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जिला परिषद किस स्तर पर विकासात्मक योजना बनाती है? जिला परिषद जो है वर्ड ही लग गया मेरे भाई, जिला परिषद, तो ये जिला स्तर पर बनाएगा, कोई साधारण सा बच्चा इसको बना सकता है। अब यहां पे पंचायत स्तर की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत इसको कहते हैं, और ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। और मेरे भाई एक होता है पंचायत समिति, एक होता है पंचायत समिति जो कि 5,000 की जनसंख्या पे होता है, और एक होता है जिला परिषद मेरे भाई, एक होता है जिला परिषद जो कि 50,000 की जनसंख्या पर होता है। तो थोड़ा सा इसको बेसिकली हमको याद रखते चलना होगा। ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? यहां पे आपको सावधान रहना है। ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव की जो नियुक्ति है वो पंच के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्राम सचिव सलाहकार एक सरकारी पद होता है, वो वाला यहां नहीं कह रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा स्वतंत्र रहने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन है, इस सबको एकदम याद करते चलना है। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जूठन किसकी आत्मकथा है? क्लियर है? जूठन जो है किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न को हमें याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और एग्जाम में पूछा जाता है, ये लीड क्वेश्चन। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए हैं। तो आपसे पूछ रहा है वो कौन सा वर्ष है? हालांकि सबसे पहले तमिलनाडु में, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य था। अगर यहां से क्वेश्चन आए थोड़ा तो डायमेंशनली बनाए और ये पूछे कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले मिड डे मील मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया था, वह राज्य था तमिलनाडु। लेकिन सारे राज्य इस योजना को प्रारंभ किए, उस डेट को आपसे पूछ रहा है तो उस डेट को आपको याद रखना है, वह डेट है हमारा 2001। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है 1952 के आसपास ही लागू किया था, बहुत पहले आजादी हुआ था और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद वहां लागू हो गया था वहां के बच्चों के लिए। तो तमिलनाडु में लागू हुआ था, फिर उसी का जीरोक्स सारे राज्य ने लागू किया बना करके। अच्छा लगा उनको, 2001 से सारे राज्य में प्रारंभ कर। राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत जो होता है ना पंचायत को दिया जाता है? यह भी क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा है और एक समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम पूरे बजट की बात करें तो लगभग 40% जो होता है वो पंचायत को दे दिया जाता है। बिहार अपना जो बजट बनाएगा
बिहार अपने बजट का 40% जो है पंचायत के अन्य कामों में खर्च करता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला जो प्रश्न है, एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखने के बाद आज का जो टेस्ट का डिस्कशन है, इसको देखने के बाद हमें पिछले सप्ताह में जो शुक्रवार को एग्जाम हुआ था बीपीएससी प्रशासनिक का, उसकी याद आती है। एमएलए विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा किया जाता है। आपको गुमराह किया क्वेश्चन में, कितना सिंपल क्वेश्चन। किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? अब बताओ, मैं देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोनों कहते हैं सर मेरा टीआरई 3 में नहीं हुआ, नंबर 1 से तैयारी करने का मन नहीं हो रहा। होता है सोनू, ऐसा मन में विचार आते हैं, पर हम लोग को एक ही चीज याद हमेशा रखना है कि प्रारंभ कभी भी किया जा सकता है। नहीं होना किसी एग्जाम में रिजल्ट ये जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं मान सकते मेरे दोस्त। और कुछ कमी रहा होगा उस पर पूर्ण विचार करिए और नए तरीके से नए जोश के साथ लगेंगे। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से निकलूंगा रास्ता बना लूंगा। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नंबर से आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आपके अंदर क्वालिटी नहीं था, आपके अंदर क्वालिटी था तभी तो आप कुछ नंबर से चुके हैं। बस उसको फानना है, उस बाउंड्री लाइन को तोड़ देना है मेरे दोस्त। आंसर सबका आने लगा सी। बिल्कुल, संविधान जो है वो लैंगिक आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया है? तो खत्म कर दिया है। पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं, देखो आज का क्वेश्चन गजब एकदम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 साल हो गया है सर, तो क्या हो गया? 36 साल हो गया तो अच्छी बात है ना, एक समझदार शिक्षक बनने का गुण आपके अंदर आ गया। कम उम्र के बच्चे, कम उम्र में तो आप टीचिंग एग्जाम पास कर जाएंगे मेरे भाई, लेकिन वो जो गुण होना चाहिए कम उम्र में नहीं आता, जो गंभीरता आना चाहिए वो कम उम्र में नहीं आता। तो अच्छी बात है कि आपका 36 साल उम्र अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर बच्चों के पढ़ाने का भाव भी आ गया होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं, बहुत सारे इसका आंसर भी दिया होगा, समान रूप से मूल्यवान होती है। नहीं भैया, समान रूप से कभी मूल्यवान नहीं होगी। समान रूप से मूल्यवान होगी कि समान रूप से मूल्यवान नहीं होगी? बताइए। पुरुष और महिलाओं की जो स्थिति है क्या होगी? आप किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल समान रूप से मूल्यवान होती है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि समान रूप से मूल्यवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुरुष जो है वो घर को चलाता है, महिलाएं भी घर को चलाती हैं। पुरुष जो है अर्थ कमा के लाता है, धन कमा के लाता है, और महिलाएं जो है घर को संभालती हैं। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 39 भी कह रहा है, समान काम के लिए समान वेतन। बात को याद रखना है। रास सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभव पर क्या लिखा? आपको हम बता दें कि रास सुंदरी देवी, इन्होंने असमानता को लेकर समाज में जो गरीबी, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव में जो असमानता है, इसको लेकर के और रास सुंदरी देवी ने अपने अनुभव को साझा किया है, और अनुभव को साझा किया है आत्मकथा के माध्यम से। इसका आंसर होगा सी। आत्मकथा है अमर जीवन। अमर जीवन आत्मकथा का नाम है। अमर जीवन को मेरा जीवन भी कहा जाता है। मेरा जीवन ही, ये दोनों नाम है, एक ही चीज है, अमर जीवन और मेरा जीवन। तो ये आत्मकथा है, और इसी आत्मकथा में रास सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभव को साझा किया है। इसको याद रखिएगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? तो बात आता है किस प्रकार की जागरूकता। बहुत प्रकार की जागरूकता हो सकती है, एड्स को लेकर के, गंदगी को लेकर के, कोरोना वायरस आया था उसको लेकर के भी जागरूकता फैलाया जा रहा था। तो जागरूकता फैलाने के बहुत सारे रूल हो सकते हैं, जैसे गाना के माध्यम से,
अभी सुबह सुबह आप देखते होंगे मोहल्ला में जब गाड़ी एंट्री मारता है कचड़ा उठाने वाला तो गाता है कचड़ा वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। तो गाना के माध्यम से, खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। बैठक के माध्यम से एक जगह गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आप जागरूक कर सकते हैं। तो सारे उपयुक्त में से एक से अधिक इसके ऑप्शन हो सकते। आप कहोगे सर खेल के माध्यम से कैसे? तो बड़े बड़े, जैसे अभी कुछ दिन, बहुत दिन पहले आपने देखा होगा कि पोलियो अब भारत में एकदम नहीं है, पोलियो मुक्त हो गया है। तो पोलियो का प्रचार क्रिकेट, कबड्डी, बड़े बड़े जब खेल होते थे तो वहां पे उसको जागरूक करने के लिए क्रिकेटर का ऐड करते थे। सारी व्यवस्थाएं सही है। 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हुआ था कहां? दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। और 15 सितंबर को हुआ था। 15 सितंबर 1959 को स्टार्ट हुआ था और दिल्ली में हुआ था। किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया? गुटेनबर्ग ने किया। ये क्वेश्चन आज का अजीब टाइप का दिया है। सूत काटता है इसको कताई कहते हैं। तो आज पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? तो 19वीं सदी में हुआ। इतिहास के भी कुछ प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि आज जो क्वेश्चन सेट हुआ तो इस पर गाना एकदम स्टिक बैठता है कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। चलिए, संविधान की अंतरात्मा कहते हैं मौलिक अधिकार को। आप सबको जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार के बारे में, कि मौलिक अधिकार की चर्चा हम तो बार बार करते हैं भाई, भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, 12 से 36 तक किया गया है। मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके और अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बनाकर। 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समता और समानता एक ही चीज हुआ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। तो संविधान की अंतरात्मा कहा गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इस समय 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। और 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तो एक मौलिक अधिकार एक और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से आया है। तो ये सारी पॉइंट जो है धीरे धीरे हम लोग को क्या करना है, सर जब यहां अंबेडकर जी की बात होता है तब ना ऑप्शन ए होगा। अच्छा, कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर भी लिखा कीजिए हमेशा। अब तो पता नहीं किसमें अंबेडकर जी हैं। कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर बोलिए, तब हम पता कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर से हम पता कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन। हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था? यहूदियों को। ये इतिहास का क्वेश्चन है। हिटलर के बारे में आप जानते होंगे। और हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को सताया था। इतिहास का क्वेश्चन डाल दिया गया है। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने खाली स्थान में स्थापित करने की अनुमति देते हैं। तो भारतीय संविधान जो है धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको अपना शिक्षक संस्थान, अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षक संस्थान, शिक्षण संस्थान जो है वो खोलने का आदेश दिया है। तो यह है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में यह अधिकार जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। जैसे अभी मदरसा चलता है ना, तो मदरसा इसी के अंतर्गत खोला गया है। क्लियर है? मदरसा जो है इसी के अंतर्गत खोला गया है। लक्ष्मी कहते हैं सर बैच कब आएगा? कौन सा बैच की बात करते हैं आप? संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का मार्गदर्शन, कार्यपालिका को जानकारी देना। तो सारे जो कार्य हैं वो संसद का है।
आज का क्वेश्चन पता नहीं कौन सा नशा करके आज क्वेश्चन सेट किया गया है, एकदम क्या लिखे हमको समझ में नहीं आता, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। तो आज का टेस्ट आपका हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? ये 1909 में बना। ये वही एक्ट है जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल का विभाजन करके करजन भाग गया था। बंगाल का विभाजन करने के बाद आगा खां जो था वो गया था मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग करने के लिए, और समय ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां था के नेतृत्व में 1909 में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए, पृथक निर्वाचन एरिया देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। 131 क्वेश्चन में इसका आंसर पहले देख लीजिए। 131 क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं अंबेडकर जी वाला। एक मिनट। संविधान की अंतर आत्मा किसे कहते हैं? अरे भैया लगता है आप ज्यादा स्टडी कर लिए हैं। आपका नाम क्या है? उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। ठीक तो क्वेश्चन है मालिक रंजन मिश्रा जी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अच्छी बात तो है। हमको लगता है आप शो ऑफ करना चाह रहे हैं कि हम भी ये जानते हैं। भाई सही बात मैं बताया, यही आंसर होगा। मौलिक अधिकार आपके अनुसार क्या होना चाहिए बताओ? अंतरात्मा मौलिक अधिकार इसलिए हम कहा गया है क्योंकि जन्म लेते के साथ मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिल जाता है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पे आप नहीं। ठीक है ना? क्लियर है दोस्त? चलिए, तो प्रयास हमेशा कीजिए जानने का, समझने का। बहुत अच्छी बात है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की थी? तो दो डेट जो आप देख रहे हैं 1805 और 1885, ये तो होगा नहीं। 1885 होगा क्योंकि इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। आज का क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना, मतलब अजीब टाइप का दिया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया है। रॉलेट एक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये वही रॉलेट एक्ट है जब गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में 15 जनवरी 1915 को जब गांधी जी आते हैं भारत में दक्षिण अफ्रीका से, उस समय क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। अंग्रेजों ने कहा गांधी जी से कि प्रभु थोड़ा मदद करो, भारतीयों को कहो कि हम अंग्रेजों का साथ दे प्रथम विश्व युद्ध में। गांधी जी ने बड़ा मोटिवेट किया और मोटिवेट होकर के भारतीय जो थे वो, गांधी जी कहते हैं कि भैया ठीक है हम मोटिवेट कर देंगे, लेकिन बदले में भारतीयों को क्या मिलेगा? गांधी जी ने कहा क्या मिलेगा? अंग्रेजों ने कहा भैया हम इनको रियायत देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है तो भारतीयों को लगता है कि रॉलेट एक्ट जब आता है, भारतीयों को लगता है कि गांधी जी का बात मान लिया अंग्रेज और रियायत देगा। गांधी जी जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि तो रॉलेट एक्ट है, काला कानून है। शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी पे होता है। ये कहानी बहुत खूबसूरत है। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे आप लोग को, कॉमन पेपर में लेकर के आएंगे, यूट्यूब पर भी लेके आएंगे, तो बहुत मजा आएगा। अभी उसको छेड़ेंगे तो बातें लंबी हो जाएगी। याद रखिएगा, आपसे डेट पूछा है और एग्जैक्ट डेट आपको बताने का है। तो कितने लोग जो है एग्जैक्ट डेट की तरफ जाना चाहेंगे बताएंगे? एग्जैक्ट डेट की तरफ कितने लोग जाएंगे भैया? वो था 3 अक्टूबर। कॉमन पेपर का बैच लाएंगे कॉमन पेपर का बैच। हाँ, नो वकील नो दलील उसी को कहा गया था। बहुत खूबसूरत है राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतना खूबसूरत टॉपिक है ना, इतना अच्छा चीज है, बहुत मजा आता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जान के आपको ताजुब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। जान के आपको अच्छा लगना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को शपथ कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। क्लियर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसमें से कौन है? इसमें से कौन है? ये भाई अभी तो राजीव खन्ना जी है ना, अभी तो राजीव खन्ना है वर्तमान में। 91वां 51वां जो है मुख्य न्यायाधीश अभी राजीव खन्ना जी हैं, शायद मेरे जहां तक याद है सर्वोच्च न्यायालय के। चंद्रचूड़ जी हैं, लगता है कि हटे हैं, नहीं उआ बाग है चंद्रचूड़, ये देख लीजिएगा, करंट अफेयर का चीज है, दिमाग में नहीं है अभी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसमें से कौन है? तो के.जी. बालकृष्णन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, ये प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश भी कहे जाते हैं। ये प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश भी कहे जाते हैं। तो एक पॉइंट इस अलग से भी आपको याद रख लेना है। तो के.जी. बालकृष्णन प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के नाम से भी जाने जाते हैं, इस कैप्शन के साथ ही जाने जाते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में घुमा के पूछ दे कि प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा के.जी. बालकृष्णन है। भारत में न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग इसका जवाब देंगे? राजीव कुमार है वर्तमान में। राजीव खन्ना है कि राजीव कुमार है? राजीव तो नाम ठीक लिखे हैं, खन्ना है, देखिएगा तो शायद राजीव खन्ना है कि कुमार है? राजीव खन्ना होंगे ना। हाँ, आइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हो गया क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्त, भारत में न्यायपालिका का कार्य, और एक बात और सुन लीजिए, आप सबों के लिए मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को बंद रहता है, करंट अफेयर हम चालू किए हैं यूट्यूब पर। जिस यूट्यूब पर आप क्लास देख रहे हैं इस पर नहीं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो हम लोग का मेन यूट्यूब चैनल है, उस पर हम करंट अफेयर रोज शाम में 5 बजे लेकर के आते हैं। जनवरी से लेकर के और दिसंबर 2024 का पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट टॉपिक हम याद करवा रहे हैं, तो एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। भारत में न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो बताएंगे भारत में जो न्यायपालिका है उसका कार्य क्या है। सिंपल क्वेश्चन है भैया, विवाद का निपटारा करना काम है, न्यायिक समीक्षा भी उसी का काम है, और संविधान की व्याख्या करना भी उसी का काम है मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? गुड। न्यायपालिका निम्न में से कौन सा कार्य करती है? तो न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम मेरे दोस्त कानून की रक्षा करना है। क्या है? कानून की रक्षा करना है। अब कहोगे कैसे? भैया कानून का जो निर्माण है वो विधायिका करती है। विधायिका में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा आता है। कानून को लागू कौन करती है? तो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? भारत में विधानमंडल में किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो भैया पिछड़ी जातियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत में है। किसके लिए? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे तो खड़ाक से पहले में ऑप्शन मार देंगे। हाँ, बहुत सावधानी से प्रश्न बनाने का है, ठीक है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? तो लोकतंत्र में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आज तो मतलब लॉटरी लगा है आप लोग का, इतना सिंपल क्वेश्चन है। इनमें कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही दल के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ये गलत है। भैया बहुत सारे दल है, ये गलत है। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग नहीं है, बिल्कुल गलत है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। यहां बुजुर्ग भी वयस्क नागरिकों की भांति मतदान कर सकते हैं, ये वाला सही है। 18 से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता है कोई व्यक्ति, तब तक वोट दे। पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? तो भैया ये चिली में थी। इतिहास का क्वेश्चन है। 17 साल तक शासन किया था चिली में पिनासे ने। कितना साल तक किया था मेरे भाई? तो 17 साल तक किया था। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको पॉलिटी में डाल दिया गया है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष
सैनिक तख्ता पलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में लिया था? तो भैया उस समय था 1999 का। उम्मीद कम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ये वाला जो क्वेश्चन अभी है, उम्मीद कम है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी नॉलेज के लिए। क्लियर है दोस्त? किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? एक कथन किसका था? कौन बताएंगे? 147। भैया ये गांधी जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश किए जा रहे हैं। अब याद रखना है, मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक, अंबे नहीं लंबे अरसे तक संघर्ष किया है, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहे एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैंने इसी आदर्श के लिए जीवन रहना और इसे पाना चाहा हूं, और अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूं। यह उक्ति है नेल्सन मंडेला का। तो समझ रहे हो? बस समझने का प्रयास करना दोस्त। एक कथन है, एक दो बार पढ़ना और नेल्सन मंडेला आप याद रखना। कथन हमको याद रखना पड़ता है, अब इतना रटने मत लगना। आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि थोड़ा समझ करके बातों को आप घुमा सकते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो भैया यहां साम्यवादी शासन नहीं है। लिखित विशाल संविधान है, धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन साम्यवादी शासन नहीं है। साम्यवादी शासन का मतलब होता है एक ही लोगों का शासन होना, यहां पे ऐसा नहीं है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आरक्षण की बात करें तो मेरे दोस्त, आरक्षण की अगर बात करें तो मेरे दोस्त 40 सीटों पर आरक्षण है, लेकिन जिसमें SC और ST, SC मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, अब इधर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की, तो मेरे दोस्त यहां पे एक बात आपको याद रखना होगा। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो यहां पे 38 सीटें आरक्षित हैं, और जनजाति की बात करें तो 2 सीटें आरक्षित हैं। 2 सीटें, जिसमें पहला है कटोरिया विधानसभा है, और एक विधानसभा है मनिहारी। तो इसका जो आंसर आपको मिला होगा वो ऑप्शन C दिया गया होगा, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए पूछा है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं, जो कि आंसर 40 दिया है, और जो आंसर सीट मिला है उसमें भी 40 लिखा हुआ होगा। तो याद रखिएगा, पूरा डीपली हम आपको बता दिए। अनुसूचित जाति के लिए मेरे दोस्त 38 और जनजाति के लिए 2, कटोरिया विधानसभा और मनिहारी विधानसभा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? दिक्कत नहीं होना। ये था आज का आपका डिस्कशन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा।